नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका इस जीएस सरोवर के चैनल पर स्वागत करता हूं और भगवान से आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई भी रेगुलर कर रहे होंगे, ये भी उम्मीद की जाती है। और आज 3 दिन का गैप लेने के बाद आज आपसे फिर पुनः मुलाकात हो रही है। जैसा कि आपको बताया था, कहीं काम से बिजी थे, कहीं जाना हुआ था, तो इस वजह से 2-3 दिन हमारी क्लास नहीं हो पाई। चलिए आज से हम ये क्लास अपनी रेगुलर चालू करते हैं और संविधान को अंत तक पहुंचाते हैं कि हमने किस किस प्रकार से संविधान को लागू किया और क्या क्या उसमें व्यवस्था हमारे लिए की गई। ये सारी चीज़ हमने पढ़ी और लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था भारत की नागरिकता, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। भारत की जो नागरिकता है उसके विषय में हमने वर्णन किया अनुच्छेद 5 से 11 में, संविधान का भाग 2 जिसमें उसका वर्णन किया गया है। और आपको बताया गया संविधान में 22 भाग हैं, जिसमें से हमने भाग 1 और भाग 2 का वर्णन कर लिया है। और संविधान में 395 जो अनुच्छेद हैं उसमें से 1 से और अनुच्छेद 11 तक हम वर्णन कर चुके हैं। अनुच्छेद 1 से 4 तक आपने देखा, वो भारत एक राज्यों का संघ है, उसके विषय में हमने बात की भाग 1। और भाग 2 जो है उसमें हमने बात की 5 से अनुच्छेद 11 तक की, जिसमें हमने देखा भारत की नागरिकता, भारत का कोई व्यक्ति नागरिक कैसे बन सकता है, क्या क्या अर्हताएँ होती हैं, नागरिकता को प्राप्त कैसे किया जाता है, कैसे समाप्त किया जाता है, संसद किस विधि के द्वारा नागरिकता को ख़त्म कर सकती है या नागरिकता दे सकती है, ये सारा हमने पढ़ा। और आज जो हमारा टॉपिक होगा संविधान का भाग 3, जिसमें हम बात करेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार के विषय में हम वर्णन आज करेंगे। और उसका मौलिक अधिकार जो हैं आपको बताए गए हैं। वैसे हमारे जब संविधान लागू हुआ उसके संविधान में हमने देखा कि उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान जो था उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो मौलिक अधिकार उस समय 7 थे। 7 हमारे फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन आप देखेंगे अब हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 नहीं है, अब हमारे मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। अब हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। एक मौलिक अधिकार जो है हमारा, आपने देखा है, उसे संविधान से हटा दिया गया है। अब कैसे हटाया गया है, कब हटाया गया है, इसे हम देखते हैं। पहले हम ये देखेंगे हमारे लिए मौलिक अधिकार कितने ज़रूरी हैं। बहुत ज़रूरी है हमारे अधिकार। यदि हमारे अधिकार, और कभी कभी सरकार क्या करती हैं, अधिकारों को, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, आपको बताया गया, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, जो हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है, उसकी व्याख्या करता है। सुप्रीम कोर्ट यदि स्वतंत्र न होता तो हमारे मौलिक अधिकार अब तक कैंसिल हो गए होते, रद्द हो गए होते, उन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता। और वैसे बीच बीच में संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, लेकिन संविधान, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है, व्याख्या करता है, संरक्षण करता है। इसलिए हमारे मौलिक अधिकार अभी भी हमारे पास 6 बाकी हैं जो हैं। और 7वां जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है, आप देखेंगे, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, ये आप देखेंगे 44वां संशोधन 1978, आपको बताया था मैं, 44वां संशोधन 1978। जनता दल की सरकार, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे और उनकी सरकार में आप 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। और इसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटाकर, आप देखेंगे वैसे ये 7 थे, लेकिन इसे हटाकर भाग 12 और आप देखें अनुच्छेद 300 क में, 300A का कह सकते हैं, इसमें संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई की सरकार में हटाया गया और उसे वहां से हटाकर किस
अनुच्छेद में उसे शिफ्ट कर दिया गया। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 300 के संशोधन के द्वारा यह अनुच्छेद 300 का जोड़ा गया और उसमें संपत्ति का अधिकार को रख दिया गया। और भाग कौन सा है, अब आप कह सकते हैं संपत्ति का अधिकार किस भाग में, संविधान के किस भाग में है, तो भाग 12 में है संपत्ति का अधिकार। तो इसे हटा दिया गया। अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। और देखिए मूल अधिकार जो होते हैं इनको याद करने का तरीका, कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि मूल अधिकार हमारे हैं क्या क्या, तो उनको याद करने का एक तरीका है, एक ट्रिक है छोटी सी जिसके माध्यम से आप याद करेंगे। एक ट्रिक है मौलिक अधिकार की। आप देखेंगे समस्त शोध संस्कृति के उपचार द्वारा किए जाते हैं। समस्त शोध संस्कृति के उपचार द्वारा किए जाते हैं। इसे आप इस लाइन को याद करेंगे। हमारे 6 मौलिक अधिकारों का इसमें वर्णन है। समस्त से आप देखेंगे सम मतलब समानता का अधिकार आप देखेंगे 14 से 18 में, अनुच्छेद 14 से 18। और ये इस तरह जो बना हुआ है इससे आप करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार आप देखेंगे 19 से 22 में, अनुच्छेद आप लिखेंगे। शोध से आप देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार आप देखेंगे 23 से 24 में, अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के। और धा से आप देखेंगे इससे धर्म की स्वतंत्रता आप देखेंगे 25 से 28 में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता। ये कितने हो गए 1। और आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार आपको दिया गया है अनुच्छेद 29-30 में, अनुच्छेद 29-30 में। और उसके बाद में आपको बताया उपचारों का अधिकार आपको दिया गया अनुच्छेद 32 में। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता 29-30 में, और उपचार का, संविधान का उपचार यानी मौलिक अधिकारों का उपचार, संविधान का उपचार की जो बात की गई है वो आप देखें अनुच्छेद 32 में की गई है। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। अब संपत्ति के अधिकार को आप देखेंगे हटा दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है वो अनुच्छेद 32 में है, संस्कृत और शिक्षा 29-30 में है। आप देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता आपका 25 से 28 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपका 23-24 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, और समानता संविधान के अनुसार सभी लोग समान हैं वो 14 से 18 में इनका वर्णन किया गया है। तो हमने देखा 6 हैं, 2, 4 और 2, 6। 7वां संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया। समस्त शोध संस्कृति के उपचार द्वारा किए जाते हैं। तो ये आप इसे ट्रिक को नोट कर लेंगे। और ये है आपके 6 मौलिक अधिकार जो हैं ये हमें संविधान देता है। और देखिए इनका उल्लंघन होने पर भी व्यवस्था की गई है, या सरकार इनको कंट्रोल करती है, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार इन्हें कंट्रोल करती है या इन्हें ख़त्म करती है। तो हमें 2 अनुच्छेद हैं जो हमें ये अधिकार देते हैं। एक तो अनुच्छेद आपका 226 जो आप उच्च न्यायालय में इसके द्वारा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 200 यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में, आपका हाई कोर्ट जो होता है उसमें अपील कर सकते हैं, और वो उच्च न्यायालय इनका संरक्षण करेगा। फिर यदि कोई राज्य सरकार करती है इनका हनन तो, और केंद्र सरकार करती है तो अनुच्छेद 32 हमारा है, इसके द्वारा आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और
ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं। तो ये था, आप देखेंगे मौलिक अधिकार हमने देखा कैसे क्या क्या है और कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया, और एक ट्रिक के माध्यम से हमने इसे याद किया। और आप देखेंगे अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार का मेन टॉपिक जो है हमारा मौलिक अधिकार भाग 3 में इनका वर्णन है। और वैसे अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। 12 से 35 तक इन अनुच्छेदों मौलिक अधिकारों का वर्णन इसमें किया गया है। लेकिन हमने देखा एक ट्रिक के माध्यम से समस्त शोध संस्कृति के उपचार द्वारा किए जाते हैं, उपचार द्वारा किए जाते हैं। तो आपने देखा 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमें दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे पहला अनुच्छेद 12 की क्या कहता है। अनुच्छेद देखिए एक राज्य की परिभाषा, यानी राज्य को वो परिभाषित करता है। राज्य क्या है, राज्य क्या है, तो राज्य क्या है, केंद्र एवं केंद्र सरकार एवं संसद, इसे मिला के आप अपने देश को भी तो राज्य कहते हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था राज्य का मतलब क्या होता है, जिसके पास 4 चीजें होती हैं वो राज्य होता है, उसे आप राज्य की परिभाषा है। सरकार और जनसंख्या, भूमि और संप्रभुता, ये 4 यदि हमारे पास हैं तो हमारा देश हम अपने देश को राज्य कह सकेंगे, राज्य की परिभाषा है। तो आपने देखा केंद्र सरकार एवं राज्य संसद है, ठीक है। अनुच्छेद 12 वर्णन करता है इसका राज्य का विधानमंडल एवं राज्य सरकार भी है, यानी किसी प्रांत में हम जाते हैं तो वहां भी सरकार है, वहां का विधानमंडल भी है। तो ये अनुच्छेद 12 जो है राज्य की परिभाषा बताता है कि राज्य क्या है। आगे देखेंगे आप स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी जो होते हैं, जैसे आपके राज्यों में भी अधिकारी होते हैं, प्राधिकारी होते हैं या केंद्र में भी होते हैं, तो इनका भी इसमें बताया गया है कि किस माध्यम से। 12 ये बताता है कि राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा बताता है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 13 देखते हैं। अनुच्छेद 13 क्या है, देखेंगे अनुच्छेद 13 में। देखिए अनुच्छेद 13 कहता है अन्य अधिकारों से मूल अधिकारों का संरक्षण, यानी अन्य अधिकारों से मूल अधिकार, यानी अन्य अधिकार जो हैं वो आपके हटाए जा सकते हैं, लेकिन वो उनसे मूल अधिकारों का संरक्षण कैसे किया जाएगा ये अनुच्छेद 13 में डाला गया है। लेकिन कई बार इसमें संशोधन करके इसे बदलने की कोशिश की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है। तो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कई बार इसे वो करने की कोशिश की है सरकार ने, कंट्रोल करने की। देखेंगे आप देखेंगे इसमें अनुच्छेद 13 जो है, इसमें पहले स्टार्टिंग में 3 क्लॉज थे। अनुच्छेद क्लॉज 1, अनुच्छेद 13 क्लॉज 1, अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 और अनुच्छेद 13 क्लॉज 3। तो आप देखेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, आर्टिकल 13 क्लॉज 3, ये तीन थे इसमें। लेकिन मैं आपको तीनों के बारे में बताऊंगा, उससे पहले हम जानेंगे आर्टिकल आपका 13 क्लॉज 4, इसमें क्या है ये देखेंगे। पहले देखते हैं, ये 24वें संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा, आर्टिकल 13 का सब आर्टिकल जिसे कह सकते हैं 13 का क्लॉज 4 जो है 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया। और इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होगी। यानी सरकार ने संशोधन किया 1971 में, और जो मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं वो, अब देखिए इसमें कहा गया है सरकार ने कंट्रोल करने की कोशिश की हमारे मौलिक अधिकारों को। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होगी। मतलब अनुच्छेद 368 के द्वारा सरकार संविधान का संशोधन करती है, ये हमने पढ़ा। अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन सरकार करती है, सरकार को अधिकार है इस अनुच्छेद द्वारा संविधान संशोधन कर सकती है। तो क्या वो उस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकती, हमारे मौलिक अधिकारों को कंट्रोल नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है संविधान संशोधन के द्वारा। तो सरकार ने क्या निकाला अपना पैर हमारे मौलिक अधिकारों को बस में करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कि इसमें जोड़ दिया। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होगी। यानी अनुच्छेद 13 क्या कहता है देखेंगे। और उसके बाद में जब ये अनुच्छेद इसका 1971 में जब संशोधन किया, 1971 में ये संशोधन किया तो उसमें ये डाला गया। फिर 1973 में केस आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केरल के रहने वाले, इन्होंने केस डाला और सुप्रीम कोर्ट में केस गया 1973 में। और केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संशोधन जो किया गया है 1971 में, जो संशोधन हुआ है सरकार ने जो किया है वो वैध है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये वैध है। लेकिन अभी होना क्या है इसमें, वैध क्या बता दिया कि मतलब कहने का ये है कि सरकार
हमारे मौलिक अधिकारों को कंट्रोल करना चाहती है तो वो कर सकती है, इसमें ये व्यवस्था थी। ये कहना चाहता है कि अनुच्छेद 13 की जो बातें हैं वो इस पर लागू नहीं होंगी। इस पर लागू नहीं होने का मतलब क्या है, हम अनुच्छेद 368 के तहत आपके मौलिक अधिकारों को सीमित कर देंगे, कंट्रोल कर देंगे, अपने बस में ले लेंगे या निलंबित खत्म कर देंगे। इसमें यही तो कहा गया, क्योंकि इसके द्वारा संविधान का संशोधन होता है और इसकी अनुच्छेद 13 की बात है इस पर लागू नहीं होगी। इस पर लागू नहीं होंगी मतलब हम संशोधन कर देंगे मौलिक अधिकारों को। तो केस गया 1973 में कोर्ट में, केशवानंद भारती बनाम केरराज, और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अनुच्छेद जो ये कहा गया अनुच्छेद जो 24वां संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 13 में जो बातें ये लागू की है सरकार ने, ये संशोधन वैध है, वैध है। लेकिन क्या, लेकिन ये कि सरकार संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया कि ये संशोधन किया वो वैध है, मान लिया आपका वैध है, लेकिन सरकार मूल ढांचे में कोई, संविधान के मूल जो ढांचा है उससे छेड़खानी सरकार नहीं कर सकती। अब सरकार, जब सरकार के कान खड़े हुए कि सरकार छेड़खानी नहीं कर सकती, सरकार कौन हो सकती है, आप देखें कौन सी सन है 1971, सरकार कौन हो सकती है, सरकार हो सकती है इंदिरा गांधी की। सरकार किसकी हो सकती है, इंदिरा गांधी की। तो अब सरकार के कान खड़े हुए बोला मूल संविधान का मूल ढांचा क्या है, मूल ढांचा क्या है, बोला मूल ढांचा क्या है ये तो हम जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मूल ढांचा क्या है ये हम जानते हैं, मूल ढांचा केवल हम ही जानते हैं। तो उनका जो एक विधि अधिकारी होता है जो केंद्र सरकार के केस को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाता है, मतलब उन पर अपनी तरफ से, सरकारी तरफ से केस के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और उस व्यक्ति ने, जो विधि अधिकारी होता है, वो पूछता है कि मूल ढांचा संविधान का है क्या, बताओ क्या है। बोला ये सिर्फ हम जानते हैं और तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है और हम स्वतंत्र हैं। संविधान सर्वोच्च है, हम स्वतंत्र हैं, और मूल ढांचा क्या है ये केवल जानना हमारा अधिकार है, क्योंकि मौलिक अधिकार जो होते हैं उनका संरक्षण हमारे पास है, हमें अधिकार है। तो मूल ढांचा क्या है वो भी हम जानते हैं। पर आप संशोधन किया वो आपका वैध है, लेकिन ये मूल ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। यदि आपका संशोधन मूल ढांचे के खिलाफ है तो ये मान्य मतलब नहीं होगा। यदि ये, और कहने का मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो ये मान्य नहीं होगा, और मौलिक अधिकार हमारे कंट्रोल में है। तो आगे देखेंगे अनुच्छेद 13, आप देखेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कहता है। 13 क्लॉज 1 कहता है, आप लिखेंगे संविधान पूर्व विधियां, संविधान पूर्व विधियां, मैं अभी बोलूंगा केवल आप लिखेंगे संविधान पूर्व विधियां यदि वो मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं या मौलिक अधिकारों से विवाद करती हैं, तो जहां तक वो विवाद करेंगी वहां तक वो शून्य हो जाएंगी। संविधान पूर्व विधियां मतलब पूर्व क्या, संविधान जब लागू हुआ उससे पहले तो हमारे देश में कुछ कानून थे, हमारे संविधान लागू हुआ था उससे पहले देश में कुछ कानून थे। यदि वो कानून भी हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ आते हैं, विवाद पैदा करते हैं, संविधान के भाग 3 से विवाद खड़ा करते हैं, तो वहां तक शून्य होंगे जहां तक ये विवाद करेंगे। यानी ये विधियां वहां तक शून्य हो जाएंगी, उनका कोई मायने नहीं रहेगा। कहां तक, जहां तक ये मौलिक भाग 3 से या मौलिक अधिकारों से विवाद खड़ा करती हैं, तो वहां तक ये शून्य मानी जाएंगी। उन विधियों का कोई मतलब नहीं होगा, उस कानून का कोई मतलब नहीं होगा। अनुच्छेद 13 का क्लॉज 1 कहता है संविधान पूर्व विधियां। अगला है, आप देखेंगे इसी में आर्टिकल आपका 13 क्लॉज 2 क्या कहता है, संविधान पश्चात विधियां, संविधान पश्चात विधियां, आप लिख लेंगे संविधान पश्चात विधियां। बात वही है, संविधान लागू होने से पहले की जो विधियां यदि वो मौलिक अधिकारों का के साथ विवाद करती हैं तो वो शून्य हो जाएंगी जहां तक वो विवाद करेंगी। दूसरा है अनुच्छेद 13(2) कहता है कि संविधान लागू हुआ उसके बाद में यदि कोई विधि बनाई गई है और वो मौलिक अधिकारों के साथ विवाद करती है, संविधान के भाग 3 से विवाद करती है, तो वहां तक शून्य होगी जहां तक ये विवाद करेगी। मेरी भाषा को आप लिखेंगे, यानी संविधान के पश्चात, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद में कोई विधि सरकार के द्वारा बनाई गई है और वो मूल अधिकारों के साथ विवाद करती है या संविधान के भाग 3 के साथ विवाद करती है,
भाग 3 में ही मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के भाग 3 के साथ विवाद करती है या मूल अधिकारों के साथ विवाद करती है तो वहां तक शून्य होगी जहां तक ये विवाद करेगी। उसके बाद में तो कोई विधि बनाई जाए, कोई कानून बनाई जाएगी तो वो उसका क्या करेगी, वो शून्य हो जाएगी वो विधि जो कानून बनाई होगी। तो ये तो संविधान पहले से वर्णित था, यानी जानते थे हमारे संविधान जो निर्माता थे कि आगे चल के सरकारें कैसी आ सकती, कैसी नहीं आ सकती, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। तो उन्होंने ये डाल दिया कि संविधान लागू होने से पहले जो कानून बनी थी वो भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती, उनसे विवाद करेगी, वहां तक शून्य मानी जाएगी, वो विधि मानी नहीं जाएगी। और संविधान लागू होने के बाद में सरकार कोई विधि बना देती है और वो यदि मौलिक अधिकारों से विवाद करती है, यानी मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाती है या उन पर प्रभावी होती है, तो वहां तक वो भी शून्य होगी जो संविधान लागू होने के बाद भी कोई विधि बनाई जाएगी। अनुच्छेद आप देखेंगे आर्टिकल आपका 13 क्लॉज 3 क्या कहता है, ये कहता है विधियां होंगी क्या, विधियां होंगी क्या, विधियां होंगी क्या, आप इसे नोट करें। संविधान पूर्व विधियां, संविधान अभी मैं लिखाऊंगा, और विधियां होंगी क्या यानी जो भी कानून, विधेयक, अध्यादेश, जो भी विधियां होंगी सरकार के द्वारा वो सभी विधियां इन दोनों में आएंगी। सरकार जो भी विधि बनाए किसी माध्यम से बनाए, अध्यादेश के माध्यम से, राष्ट्रपति जी के आदेश के द्वारा, या कोई भी कानून संसद के द्वारा या राज्य के द्वारा जो बनाया जाएगा, कोई विधि हो, वो विधि इसमें अनुच्छेद 13 क्लॉज कहता है विधियां क्या क्या होंगी। और ये कहता है, अब इसे आप लिखें संविधान पूर्व विधियां, यानी संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने से पहले जो विधियां थी, जो कानून थी, यदि वो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ विवाद खड़ा करती हैं तो वहां तक शून्य होंगी जहां तक वो विवाद करेंगी। अनुच्छेद 13 का क्लॉज 1। अनुच्छेद 13 का क्लॉज 2 कहता है संविधान पश्चात विधियां, संविधान लागू होने के बाद जो भी विधि बनाई जाएगी और वो भाग 3 के साथ या मौलिक अधिकारों के साथ विवाद करती है तो वहां तक शून्य होगी जहां तक वो विवाद करेगी। तीसरा है विधियां होंगी क्या, तो संसद क्या विधि बनाती है, संसद एक तो बिल पास करती है, लोकसभा में आता है, फिर राज्यसभा में जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, साइन होते हैं, कानून बन जाता है। तो इस माध्यम से कानून बना के या अध्यादेश के द्वारा, किसी भी तरीके से बिल के द्वारा कोई भी कानून बनाई जाती है वो सभी विधियां कहलाएंगी, चाहे वो राज्य सरकार की हो या फिर केंद्र सरकार की हो। तो अनुच्छेद 13 इस चीज का वर्णन करता है। तो आपने क्या देखा आज आपने देखा संविधान का भाग 3 का वर्णन हम कर रहे हैं और जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। हमने देखा मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। मैंने ये भी बताया कि एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार, उसे हटाकर 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया मोरारजी देसाई की सरकार, और उसे अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया भाग 12 में। आपने देखा अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं और मैंने आपको ट्रिक बताई, समस्त शोध संस्कृति के उपचार द्वारा किए जाते हैं, और उसमें आपने देखा अनुच्छेद 14 से और 32 तक आपने सारा देखा। अब आपने देखा अनुच्छेद 12 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 13 कहता है अन्य अधिकारों से मूल अधिकारों का संरक्षण किया गया है। तो अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 संविधान पूर्व विधियां संविधान का भाग 3 के साथ विवाद करती हैं, मौलिक अधिकारों से विवाद करती हैं तो वहां तक शून्य होंगी जहां तक विवाद करेंगी। संविधान पश्चात कोई विधि बनाई जाती है संविधान लागू होने के पश्चात, तो वो वही बात परिभाषा यहाँ पर है, यदि वो मौलिक अधिकारों के साथ विवाद करती है तो वहां तक शून्य होगी जहां तक विवाद करेगी। अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 कहता है विधियां होंगी क्या, तो जो संसद बनाएगी, जो राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा जो भी विधियां होंगी वो होंगी। और अनुच्छेद 14 मैंने आपको 13 क्लॉज 4 का बता दी, 24वें संविधान 1971 द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होगी। सरकार ने इनको कंट्रोल करने की कोशिश की। ये बात थी ना, संविधान लागू होने से पहले की विधियां और बाद की विधियां होंगी, वो सब शून्य होंगी हमारे मौलिक अधिकार के सामने यदि उनके साथ विवाद करेंगी। तो सरकार ने संशोधन कर कह दिया कि अनुच्छेद 368 के द्वारा यदि हम कोई भी संशोधन करेंगे तो ये बातें उसमें लागू नहीं होंगी। हम मतलब हम संशोधन कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इस केस के द्वारा 1973 में कि जो संविधान में संशोधन किया वो वैध है, नो प्रॉब्लम, दैट इज लीगल, वो वैध है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उससे छेड़खानी नहीं करेगा आपका संशोधन।
संविधान के मूल ढांचे से उसका कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। संविधान का मूल ढांचा क्या है वो सुप्रीम कोर्ट जानता है। तो यहाँ पर संशोधन को भी कंट्रोल कर दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए कितना जो स्वतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो आज ये संशोधन जो ये बात जो कही गई है इसके द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और कानून आप अब इसके द्वारा कोई भी आप कानून बना दो वो रद्द हो जाएगा, क्योंकि ये मूल अधिकारों संविधान का जो मूल ढांचा है उसके साथ छेड़खानी माना जाएगा। तो ये था इसमें। तो आज हमने केवल अनुच्छेद 12 और 13 की बात की और इतने विस्तार से आपने इसको पढ़ा। मेरा अनुमान ये है कि अनुच्छेद 12 और 13 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और इस प्रकार से आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, जैसा कि मैंने इस अनुच्छेद को क्लियर किया है। तो उम्मीद ये करता हूँ ये अनुच्छेद अभी 12-13 की हमने बात की है। कल हम अभी बात करेंगे अगले टॉपिक में अनुच्छेद 14 से और अनुच्छेद 18 तक देखेंगे, फिर 19 से 22 तक, फिर 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार था, 25 से 28 आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था, 29-30 में शैक्षणिक संस्थान और ये अल्पसंख्यक के लिए बात कही गई है और 32 में हमारे संवैधानिक उपचार का अधिकार है जिसके द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो इस प्रकार से हमने बात की आज अनुच्छेद 12 और 13 की। इसी अब अगली मुलाकात हम कल करेंगे, इससे आगे बात बढ़ाएंगे। तब तक आप इसे रिवाइज करें और समझें कि आपने किस किस प्रकार से किया है और क्या क्या ये व्यवस्थाएं हैं, अनुच्छेद आपके क्लियर होने चाहिए। और आगे कल मुलाकात करेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें और देखते हैं संविधान से आपका कोई क्वेश्चन छूटता है। तो आगे कल हम मुलाकात करते हैं इसी समय पर अगले टॉपिक के साथ। तब तक विदा लेते हैं। नमस्कार।